आइडिया। माइक म्यूट कर लो आशीष। बताओ बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? बताओ बेटा आशीष, नेहा, पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सर वेजिंग एग्रीमेंट पढ़ा था, कॉन्टिजेंट कॉन्टैक्ट पढ़ा था, क्वासी कॉन्टैक्ट पढ़ा था। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे बेटा? एक बार बताएंगे आप? अम्म, सर ये इमेजिनरी कॉन्टैक्ट होते हैं हम्म। और इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं। हम्म। अगर लाइक एग्जांपल देना चाहें बेटा नेहा आप तो? लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि किसी ने हमारा खोया हुआ पर्स लौटाया या हमारी खोई हुई कोई भी चीज लौटाई, तो वो सारी चीजें हम्म। कॉजी कॉन्टैक्ट में आती हैं। और इसके अलावा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने? इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे, जैसे लैप्स ऑफ टाइम और हम्म। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। हम्म। लाइक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, या तो उसका टाइम पूरा हो रहा है तब वो डिस्चार्ज हो जाता है, या बाय एग्रीमेंट उसका रेमिशन होता है तो वो हम्म। डिस्चार्ज हो जाता है, या बाय परफॉर्मेंस हाँ, उसका वेरी काम गुड। खत्म हो जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। हम्म। और क्या क्या रेमेडीज थे बेटा नेहा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बताओ बेटा। तो ये ध्यान नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं बेटा, नॉर्मल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम्म। तो जो नॉर्मल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो हम बेसिकली हम क्या करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट में आता था। जैसे हमने लिक्विडिटी या लिक्विडिटी डैमेजेस के लिए अप्लाई किया। अब लिक्विडिटी यस डैमेजेस क्या होते थे नेहा, बताएंगे आप? पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने सर। जो लिक्विडेटेड और काउंट अनलिक्विडेटेड। सर लिक्विडिटी जो काउंटेबल होते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं। वेरी गुड। और और अगर जैसे मैं अनलिक्विडिटी। बेटा बात हाँ जी हम्म। सर। अगर जैसे अनलिक अनलिक्विडेटी डैमेजेस की बात करें तो क्या हो सकता है? सर नॉट श्योर। जो आपके कैलकुलेटेड नहीं हो सकते हैं बेटा। ठीक जी है। सर। हाँ सर। तो बेटा लाइक 1 मिनट बस। हाँ हाँ, जैसे मैं बेटा 5 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेंगे, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, जैसे बच्चे आते हैं। ठीक है, बस ओके। 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। ठीक है, ठीक ठीक है बेटा, ठीक। बेटा मीना, आप वीडियो ऑफ कर देते अपनी? मीना, वॉइस आ रही है आपको? नमस्कार सर। बताओ। हेलो। हाँ हाँ मीना। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बेटा, आ रही है। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था मीना, बताएंगे आप?
पिछली क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही आगे किया था। ये कर सकता हूँ। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़े थे? उसमें कुछ पहले से तो कुछ समय तक तो रिवीजन आपने करवाया था, हम्म। और उसके जैसे हमने बाद ब्रीच ऑफ डिस्चार्ज पढ़ा था, ब्रीच और डिस्चार्ज के बारे में कुछ आइडिया बेटा? पिछली क्लास में क्या था हमने? सर मैंने कल रिवाइज किया था उसका, वो जो प्रिंट लिया था ना मैंने पार्ट 1 का, हम्म तो उसमें हम्म कल मैंने ऑफर को रिवाइज किया है। तो एक बार बताएंगे ऑफर, ऑफर क्या होता है? आ, अभी क्या होता है ये बताओ जब पहले। जब दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें एक पर्सन तो जो दूसरे पर्सन को कोई सजेशन या हम्म कोई कुछ स्टार्ट करने के लिए कोई बात करता है तो उसको ऑफर कहते हैं। हाँ हाँ, समझ गया मैं बेटा। इसके अलावा जैसे लिक्विडेटेड एंड लिक्विडिटी डैमेजेस हमने पढ़ा था, वो क्या था बेटा पिछली क्लास में? अभी बस हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, उसको उसको मैं क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाई सर, उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगी। हम्म बस बेटा 5 मिनट वेट कर लोगे आप, जब तक कोई बच्चा आ जाए। 5 मिनट है, कोई रिमूव मत होना क्लास से, ठीक है? इसमें 2 अदर्स दिखा रहा है वो मेरे अलावा। हाँ हाँ, है आशीष नेहा है अभी ज्वाइन। बस एक एक दो बच्चों का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए। ठीक है, 3 मिनट बेटा, 3 मिनट से ज्यादा नहीं। यस सर, आई एम वेटिंग। ठीक है आशीष? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक ठीक।
देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते थे बेटा, जो हम कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसे मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, देखो 1 मिनट बेटा, बस स्क्रीन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछली क्लास के पीडीएफ थे, जैसे हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका ब्रीच होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता था बेटा, वो एक्चुअल या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता था। अब ये जो एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच होता था, ये बिफोर द ड्यू डेट होता था या फिर आफ्टर द ड्यू डेट। तो दोनों केसेस में हमने क्या पढ़ा था, या तो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता था या फिर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा जा सकता था। इसके अलावा ब्रीच के हमने जो रेमेडीज पढ़े थे, रेमेडीज में अगर मैं बात करूं, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, रेमेडीज के लिए। ठीक है, तो ये जो रेमेडीज के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले देखो इसमें क्या आता है, स्यू फॉर डैमेजेस। अगर स्यू फॉर डैमेजेस की मैं बात करूं, तो मैं डैमेजेस के स्यू के लिए अप्लाई कर सकता हूं अगर मेरा जो कंपनसेशन है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फिर ये तो मेरे किस में आएगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस में। अगर इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो ये किस में आएगा बेटा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में। क्लियर ये चीज, सर बताओ अगर बेटा। एग्जाम्पल दे, लिक्विडिटी डैमेजेस का अगर एग्जाम्पल दे तो क्या देंगे? जैसे जैसे मैंने नॉर्मल यहाँ कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिया, गुड्स अमाउंटिंग 1 लाख 2 लाख, तो लिक्विडिटी डैमेजेस। वही बेटा अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को सेल करने की बात की, मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी का सेल करने, जो प्रॉपर्टी का अमाउंट है फिक्स हो सकता है, बट जो पार्टी है उसने प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, स्यू फॉर परफॉर्मेंस यानी स्यू फॉर स्पेसिफिक रिलीफ कर सकता हूँ। ओके सर, ठीक है ना। यस सर। तो आज की जो क्लास बेस्ड होगी बेटा, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पे बेस्ड है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। तो अभी हम बुक 1 में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। जैसे इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, टेम्पररी, परमानेंट, परमानेंट यानी परपेचुअल इंजेक्शंस। ठीक है, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कैसे करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया जाता है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं, विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा आपके स्पेसिफिक रिलीफ में। ठीक, क्लियर है बेटा। मीना आपको ये चीज, आशीष बताओ बेटा, ये आशीष, पार्ट वन मीना। का पार्ट वन में है सर ये तो नहीं, पार्ट 2 में है बेटा, पार्ट 2, जो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पार्ट क्योंकि 2 पार्ट सेंड वन किया में गया मैं है ना देख आपको। पार्ट वन में मैं देखने की कोशिश कर रही थी, इसको देख नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई नहीं, अब मैंने ओपन कर दिया बेटा, अब आपको दिखा होगा, देखो दिखा आप ठीक बच्चों है। को। तो ये यस आपका सर। स्पेसिफिक यस सर। रिलीफ एक्ट है। ठीक है ना। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से समझेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, बेसिकली रिलीफ यानी एक मुआवजा जब हम डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्सन को, मुझे लैंड, मेरे को उससे परचेज करना था, बट वो अपनी प्रॉपर्टी को देने, बेचने, सेल करने से मना कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ, एंड आई कैन अपील फॉर स्पेसिफिक रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। So basically, law form under 3 categories. First of all is law which defines the rights. Second defines the remedies. Third defines the procedure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, रेमेडीज आपके पास क्या क्या रेमेडीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिलीफ आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा,
ये आपका सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड आप जब पढ़ेंगे 1908 का एलएलबी सेकेंड ईयर में, ठीक है। आप बच्चों का जो बेटा एग्जाम पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, पूरा फाइनल अप्रूवल आ चुका है बीआर अम्बेडकर से। तो मैंने आपको राइट सर। लिंक शेयर किया था, याद करो मीना। उसमें क्वेश्चन पेपर थे 2024 से 25 के, आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बुक 1 इज फिनिश। फिर सेकंड जो हमारी क्लास होगी संडे, हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन स्टार्ट कर देंगे, बुक सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट ईयर है उसका कोर्स काफी कम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो बैग आती है वो मुस्लिम लॉ और आपका आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में आती है, ठीक है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट आपके इजी रहेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सबसे पहले दो कोड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दो कोड होते हैं आपका, एक सिविल कोड होता है और एक क्रिमिनल कोड होता है, ठीक है ना। सिविल कोड क्या होता है, जिसमें नॉर्मल केसेस सूट किए जाते हैं, और क्रिमिनल केसेस जिसमें क्रिमिनल वाले केसेस को सूट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या समझा रखा है, देखो आप। सबसे पहले ये जो अप्लाई होगा बेटा, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, आपका सिविल केसेस पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखो आप, अगर हम बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में देखो इन केस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, देखो दो वर्ड होते हैं, प्लेंटिफ होता है डिफेंडेंट। किसी को आइडिया है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में, ये क्या होते हैं बेटा? कोई समझाना सर चाहेगा मैं मुझे? बताऊं? सर हाँ मैं बिल्कुल बताऊं? मीना, आप बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लेंटिफ वो होता है जो केस डालता है, वेरी गुड, यानी बेकसूर। और हाँ जी, हम्म। और जो दूसरा होता है डिफेंडेंट होता है, वो डिफेंडेंट, उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना वकील खड़ा करके खुद को डिफेंड करता है, उसको हाँ तो डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, हाँ डिफेंडेंट इज अ क्रिमिनल। in normal word we can say that, Meena. Defendant is a person who do something wrongfully, and plaintiff is a person who is innocent. क्लियर है बेटा आशीष नेहा? आपके लिए यस सर। फर्स्ट वर्ड है। यस तो सर। मैं फर्स्ट ईयर से कुछ आज जो आप स्पेसिफिक रिलीफ करेंगे, इनको ध्यान से वर्ड को समझना है, ये आगे आते रहेंगे, ठीक है ना। हम जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पास ही करना है, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए बेटा इन वर्डों की। नहीं तो फिर डिग्री लेके क्या फायदा, पैसे दिए और डिग्री ली, कोई फायदा थोड़ी ना हो इस चीज का। राइट सर। तो प्लेंटिफ की अगर मैं बात करूंगा, प्लेंटिफ कौन है? एक इनोसेंट पर्सन होता है, और डिफेंडेंट कौन होता है? क्रिमिनल होता है जिसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक, लॉ के टर्म्स में। तो स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? एक इक्विटेबल रिलीफ है, किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। इसमें बेसिकली बेटा अगर हम समझे, इट इज ओनली ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग द सिविल राइट्स, नॉट पेनल राइट्स। पेनल राइट्स कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम बीएनएसएस कहा कहते हैं हम, ठीक है। तो ग्रांटिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन का कोई मतलब बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशन? बोलो बेटा। सर आप समझा दीजिए। बस ठीक है, मैं कोई नहीं, अब बच्चे हो। देखो डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोर्ट का जजमेंट, वेदर इन इन सेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट की जो चॉइस है कि वो जजमेंट कैसे भी कर सकता है, तो पॉजिटिव सेंस में भी कर सकता है या फिर नेगेटिव सेंस में भी कर सकता है। तो डिस्क्रिशन और डिग्री, DECREE, अभी पढ़ेंगे हम इंजेक्शंस में। तो ये दोनों वर्ड क्या है? सेम है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो स्पेसिफिक रिलीफ में इसके जेनेसिस के बारे में समझाया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, अगर नॉर्मल ब्रीच है, अगर मैं कंपनसेशन की बात करता हूं, तो आई विल गो फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई विल गेट द ओनली कंपनसेशन। बट आई वांट ओनली द स्पेसिफिक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, then I have to go through in the Specific Relief Act 1963। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। यस सर।
तो स्पेसिफिक रिलीफ में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बेटा, ये आपके पास दे रखा है 7 पॉइंट्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें डिस्पोज किया जाता है। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रेसिशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेटरी डिग्रीज अच्छा, प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर ब्रीच हो चुका है तो ये होता है, और टू भी ब्रीच होने वाला है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो टेम्पररी इंजेक्शन हो सकता है, तो परमानेंट। परमानेंट को क्या बोलते हैं बेटा, परपेचुअल इंजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। सबसे पहले पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। पोजीशन में हम दो तरह के पोजीशन पढ़ेंगे, मूवेबल और इमूवेबल। फिर बेटा हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसेशन कम करना, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिग्रीज और प्रिवेंटिव रिलीफ। तो सबसे पहले आता है बेटा रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी किसके अंडर आता है बेटा, सेक्शन 5 टू सेक्शन 8 ऑफ किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक। क्लियर है ये चीज। यस सर। अब इसमें बेसिकली जो पोजीशन है वो दो तरह के होते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, तो ये सेक्शन 5 एंड 6 में आता है। अगर वहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये किस में आता है बेटा, सेक्शन 7 से 8 के बीच में आता है। क्लियर है बेटा, बताओ मीना, क्लियर है आपको। सर शायद आपने उल्टा बोल दिया। आपने उल्टा बोल दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ मैं थोड़ा उधर देख रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। हाँ। मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा आपका सेक्शन 7 से 8। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी से लैंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट का आइडिया देना चाहता हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए मेरे जो फादर हैं, मेरे गलत आचरण, गलत, मैं दारू पीता हूँ, मेरे पापा ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया। तो मेरा प्रॉपर्टी पे एक राइट था, एक अधिकार था, ठीक है। तो मैं उस प्रॉपर्टी को रिकवरी कैसे ले सकता हूँ, स्पेसिफिक रिकवरी एक्ट 1963। I can apply to the appropriate government, not for the central government, for the appropriate government within 6 months of dispose of the property। जब मुझे निकाला गया उसके 6 महीने तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो हमारा प्रोसीजर होता है, ये बेसिकली आपका क्या कहलाया जाता है, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, देखो आप, पहले मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कराना चाहूंगा। फिर सेक्शन 5 से 6 क्या कहता है, जब कोई पर्सन पोजीशन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है बिना उसके इच्छा के, मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसको निकाल दिया गया। तो इस केस में जो पर्सन निकाला गया है उसके पास एक अधिकार है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्या अधिकार है, वो अप्लाई कर सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपोजिशन। क्लियर है बेटा, 6 महीने तक वो अप्लाई कर सकता है। ही कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो फाइल के अंडर गवर्नमेंट में फाइल नहीं कर सकता। जो पोजीशन होनी चाहिए वो उसकी प्रीवियस पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है ना, प्रीवियस प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। ये नहीं कि उसको नॉलेज है और फिर निकाला तो वो चीज नहीं मानी जाएगी, बिना नॉलेज के माननी है। नो अपील इज अलाउड इन द एपलेट कोर्ट। एपलेट कोर्ट क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे। एपलेट कोर्ट क्या होता है बेटा, नेहा, आशीष, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा याद हो बेटा। सर वही ट्रिब्यूनल कोर्ट वाला। हाँ वेरी गुड, क्या था ट्रिब्यूनल कोर्ट। सर उसके ये अंदर भी तो स्पेशल पढ़ा था। कोर्स होती हैं एम्प्लॉयज के लिए जैसे या फिर किसी विशेष डिपार्टमेंट के लिए जो कोर्ट्स होती हैं। जैसे बेटा आप बताएंगे एक बार। जैसे मैंने कैट का एग्जांपल दिया था पिछली बार भी।
जिसको सेंट्रल कैट की फुल फॉर्म क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे एनसीएलटी, ठीक है, सैक, जी सिक्योरिटीज आपने एपीलेट बताया ट्रिब्यूनल। था। तो ये बेटा ध्यान रखना है, भूलो मत इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सैक की बात करें, जैसे इनकम टैक्स, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसमें सारे के सारे कंपनीज के रिलेटेड डिस्प्यूट हेल्ड किए जाते हैं। सैक की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं बेटा, आपके सिक्योरिटीज जो सेबी से रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो एपीलेट कोर्ट आपको याद रखना है, एपीलेट ट्रिब्यूनल ये भूलना नहीं है बेटा, जब तक आपकी थर्ड ईयर होगी इसको ध्यान रखना है। बोलो बेटा, ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे? यस सर। जी जी ध्यान रखा एपीलेट कोर्ट। सर एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या बताई आपने? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके थैंक यू सर। सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, टोटल 8 ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ओके इसके सर। बाद देखो, ये जो अपील है ये बेटा किससे, अपीलेट कोर्ट में नहीं होगा, ये किस में होगा, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। नो रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल। रिव्यू रिव्यू क्या होता है, दोबारा से देखना, तो ऐसा पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। अब इसमें देखो, अगर प्लेंटिफ ने पार्टेड विद द पोजीशन वॉलेंटरी, ही कैन नॉट फाइल अ सूट। अगर उसने इच्छा अनुसार पोजीशन ली को इच्छा के अनुसार पोजीशन को दिया है, तो ये फाइल नहीं कर सकता है। समझ गए ना बेटा? यानी कि कहना क्या चाहता है, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब भी कोई रिमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज किया जाता है किसी एक पर्सन को, उसके इच्छा के बगैर, तो 6 महीने तक अप्लाई कर सकता है। किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता है, उसमें हम खिलाफ नहीं कर सकते हैं। कोई अपील आपका, बेटा एक बार माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना कोर्ट केस फाइट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पर्सन डिस्पोज हो रखा है वॉलेंट्री, तो वो क्या कर सकता है, फाइल नहीं कर सकता है, क्यों, कोर्ट केस। इसके अलावा एक कोड, ये कि आपको एग्जाम्पल समझा रखा है बेटा, एग्जाम्पल में क्या समझा रखा है, ये केस लॉ में, कि अगर मान लो रॉन्गफुल हैंड्स के वजह से किसी को निकाला गया है, तो वो इक्विटेबल माना जाएगा रिलीफ, उसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ही इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी रिलीफ अंडर द सेक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। केस लॉ के जो फाइनल जजमेंट है उसको पढ़ना होता है। अभी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ करेंगे तो उसमें काफी सारे केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखो, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कब नहीं किया जा सकता, नहीं देखो, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेना, अब मूवेबल प्रॉपर्टी करनी थी। सेक्शन 8 देखो, सेक्शन 5 6 आया बेटा आज नेहा, यस सर। 7 8 एक बार समझाना चाहोगे बेटा, 1 मिनट के लिए बस? सर सेक्शन 5 और 6। हाँ जी बेटा। सर इसमें ये होता है कि अगर कोई हम्म ऐसा पर्सन है जिसको उसकी इच्छा हम्म के बगैर उसकी प्रॉपर्टी से रिमूव किया गया है, तो वो सिविल कोर्ट में विद इन 6 मंथ में अप्लाई कर सकता है। हम्म और उसका केस किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं चल रहा होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। और वो हम्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर उसको उसकी इच्छा के साथ में निकाला गया है, यानी उसको उसकी इच्छा, हाँ उसने ही परमिशन दी है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से रिमूव हम्म कर दिया जाए, और अ, तब उसे रिमूव किया जाता अच्छा है, तो वो बता रहे बेटा। कोर्ट में फाइट नहीं कर सकता है हाँ इस वेरी चीज गुड, के लिए। काफी अच्छे से, हाँ, अच्छा से बताया बेटा आपने, ठीक है। ओके सर। इसके बाद देखो, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, सबसे पहले स्पेसिफिक और इमीडिएट रिकवरी होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी की।
अब ये कैसे हो सकता है बेटा? अंडर द फॉलोइंग केसेस में, जब देखो आपके पास कब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के ले सकते हैं, जब कोई डिफेंडेंट ये दिखा दे कि मैं तो ट्रस्टी, एक जो प्लांटिफ है उसका ट्रस्टी या फिर एजेंट था, ठीक है, इसके अलावा कंपनसेशन को एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, तब उसको पोजीशन मिल सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। या फिर डैमेजेस को कैलकुलेट करना, असेस करना, असेस यानी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रखा है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ क्लेम क्या है? रॉन्गली ट्रांसफर किया गया है प्लांटिव से। क्लियर है बेटा ये चीज? नहीं सर, समझ में नहीं आया। अरे देखो, इसमें बस ये भी रिकवरी ऑफ समझा। पोजीशन ऑफ, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे हम, कोई पर्सन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कब कर सकता है। वो कब कर सकता है? देखो, जब वो एक तरह से दिखा दे, वो डिफेंडेंट दिखा दे कि जो प्लांटिफ है, प्लांटिफ का डिफेंडेंट क्या था? ट्रस्टी था, एक एजेंट था, और जो डैमेजेस है उसको कैलकुलेट करना कठिन था, तब वो रिकवरी ले सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा आप, जब कोई कंपनसेशन एक एडुकेट रिलीफ नहीं है, या फिर जो पोजीशन है वो गलती से ट्रांसफर किया गया है, किससे? प्लांटिव से। ठीक है बेटा। सर अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे? गुड गुड बेटा, एकदम नेहा आपने सही जवाब पूछा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बेटा मैं अगर समझू, जो मिस्टर ए है, ठीक है ना, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी किसको दे रखी है? बी को। ठीक। अब बी के पास जो प्रॉपर्टी है, बी क्या है? बी ने क्या करा, एक तरह से ए ने धोखाधड़ी कर दी बी के साथ। ठीक। अब ए क्या है, अगर जो जैसे धोखाधड़ी की है, तो ए ने धोखाधड़ी की है, तो ए क्या है? डिफेंडेंट हो गया, और बी क्या है? आपका प्लेंटिफ हो गया। प्लांटिव। क्लियर है बेटा? तो यस सर। ए क्या दिखा सकता है? ए क्या बताएगा बेटा? ए बोलेगा, अगर उसको रिकवर, जो बी है, बी को रिकवरी करनी है, ठीक है ना, हम्म। बी को रिकवरी करनी है किसकी? लैंड की। तो बी क्या कह सकता है कि वो ए का एक तरह से एजेंट था, ठीक है, वो डैमेजेस से खुश नहीं है, या डैमेजेस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर वो दिखा सकता है ए का एजेंट था, ट्रस्टी था बेटा, तो वो दिखा सकता है। इसके बाद देखो, जब कंपनसेशन उसको सही रिलीफ नहीं मिल पा रहा है ए का, तो क्या कर सकता है? पूरी की पूरी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। ओके सर। बताओ बेटा, क्लियर है ये चीज? जी सर। बताओ बेटा मीना, क्लियर है आपको ये चीज? बोलो बेटा मीना। आशीष, आपको क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखो, पोजीशन ऑफ मूवेबल हमने कर लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी कर लिया। अब ऐसे कुछ केसेस हैं बेटा जिन्हें एनफोर्स नहीं एक्सक्यूज मी कर सर। सकते, विच, हाँ हाँ बोलो सर मेरा बेटा। माइक माइक ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं अभी अच्छा अच्छा, बता मैं रही क्या, हूँ। हाँ ये हाँ जी। क्लियर है बेटा आपको? रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इसमें कि हम्म मूवेबल हम्म प्रॉपर्टी में तो ये गाड़ी वगैरह ये चीजें आती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? तो इसमें हाँ जैसे हाँ। आपने जो एग्जांपल दिया, आपने बताया कि ए ने बी को दी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, हम्म ठीक है, और हम्म फिर उसमें हम्म ए ही प्लेंटिफ है ना, ए ही डिफेंडेंट है, वो कैसे हाँ हो सकता हाँ। है? क्योंकि ए ने तो ऑलरेडी दी है उसको। हेलो। तो ए ने देने से, हाँ बेटा, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ना मीना, तो ए ने देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये रिकवरी कर सकता है, वो सॉरी बी रिकवरी कर सकता है इस केस में।
नहीं, वो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बी के पास है। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में ए ने डिसाइड किया कि ये बी को देगा प्रॉपर्टी, कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। लेट सपोज कार या समथिंग, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप, कुछ भी। अब इस केस में जो ए है उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच करा, ए ने से देने से मना कर दिया, तो बी क्या है? प्लेंटिव। बी अप्लाई कर सकता है कोर्ट के पास क्या कि डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने देने से मना कर दिया, उसको कंपनसेशन नहीं चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। क्या चाहिए? कि तूने मेरे साथ चीट किया तो तेरे को मैं जेल भिजवाऊंगा। तो इस केस में बी क्या कर सकता है? रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है। तो इस केस में कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो गुड कार या फिर लैपटॉप को दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। ठीक है, नहीं तो उसको जेल पहुंचा सकती है। ठीक है, जैसे हम बेटा कंज्यूमर एक्ट, जब कंज्यूमर एक्ट पढ़ते हैं आपका इंग्लिश लॉ यानी टॉट में पढ़ते हैं कंज्यूमर एक्ट, तो उसमें हम ये चीज सीखते हैं कि कंपनसेशन के साथ मुआवजा यानी इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब वो इच्छा है, अगर आपका ऑफेंस ज्यादा पेनलाइज है तो उसको हम इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है बेटा आशीष ने ये चीज? क्लियर है सर। चलो मैं बेटा, यस सर। यस हाँ सर। जी सर। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है बेटा जिससे एनफोर्स किया जा सकता है, जो स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और जो रिलीफ में नहीं आती। जो रिलीफ में आती हैं, देखो बेटा, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें होती हैं? जब कोई स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअल डैमेजेस को कैलकुलेट करना फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, इसमें जो कंपनसेशन है वो इनएडुकेट रिलीफ है। तो ये चीजें क्या है? एनफोर्स करी जा सकती है। मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बंदा जेल में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्पेसिफिक रिलीफ के पास जा सकता हूँ। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कंपनसेशन इनएडुकेट रिलीफ है। क्लियर है? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कंपनसेशन देके छोड़ सकते हैं हम, कंपनसेशन दिया और छोड़ दिया। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कंपनसेशन इनएडुकेट रिलीफ है जब कोई ऑर्डिनरी कॉमर्स नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इसके बाद देखो, कोई मार्केट में इजिली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो गुड्स उनकी स्पेशल वैल्यू है या इंटरेस्ट है प्लेंटिफ के लिए, या फिर प्रॉपर्टी आपका डिफेंडेंट के द्वारा हेल्ड हो रहा है किसी एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ से। क्लियर है ना बेटा ये चीज? बोलो बेटा। आशीष, नेहा, मीना, क्लियर है बेटा ये चीज आपको? सर एक बार फिर बताइए इसको। ठीक है, बता देता हूँ। देखो आप, जब कंपनसेशन आपका एक इनएडिक्वेट रिलीफ है, तब क्या कर सकते हैं हम? एनफोर्स कर सकते हैं। इसमें दो कंडीशन में डिस्क्राइब किया गया। अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब तो कंपनसेशन आपका इनएडिक्वेट रिलीफ है। और वहीं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन आपका एडुकेट रिलीफ हो जाएगा। वो कंडीशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस में होना चाहिए, जैसे किसी जो गुड्स है उसका एक स्पेशल इंटरेस्ट है प्लांटिफ के लिए, प्लांटिफ को मतलब प्लांटिफ के लिए काफी खास चीज है, तब क्या कर सकता है? वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के द्वारा हेल्ड है या किसी एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लांटिफ से। बताओ बेटा, नेहा क्लियर है? मीना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस जी सर। जी जी। अब कौन सी केसेस होते हैं जिसमें एनफोर्स नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले देखो आप, जब कोई ब्रीच ऑफ पावर्स हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस में ब्रीच ऑफ पावर कर रहा है, इनकी पावर को एक्सेस में उसने ब्रीच कर दिया, या फिर कंपनसेशन से काम चल गया, तब तो स्पेसिफिक रिलीफ के पास जाएंगे नहीं बेटा हम। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन या वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे है,
ठीक है ना? या फिर डैमेजेस को असर्टेन करा जा सकता है, स्पॉन्टेनियस ड्यूटी है जो सुपरवाइज नहीं हो रही है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिनट्स या न्यूमरस डिटेल में रन हो रहा है। अब जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, जैसे कंपनसेशन एडुकेट रिलीफ है, तो जैसे मैंने कार की बात की, कार देने से मना कर रहा है, तो मैं कार का जितना भी पैसा है कंपनसेशन ले सकता हूँ, तो आई विल हैप्पी फॉर दैट कि मैं अब स्पेसिफिक रिलीफ के पास नहीं जाऊंगा। इसके अलावा देखो, कोई कॉन्टेक्ट पर्सनल क्वालिफिकेशन पे आ गया, ठीक है ना? जैसे कि पर्सनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, कि गुड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ गया, ठीक है ना, कि इतना आपको अमाउंट पे करना ही करना है, तब वो क्या कर सकते हैं, हम उसमें स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं जा सकते हैं। या फिर डैमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तब स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं जा सकते हैं। या फिर आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी है। अब मैं अगर बात करूं बेटा कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी की, तो जैसे कि जो गार्ड की ड्यूटी हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की, वो कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी हो गई, उसको परफॉर्म करना है, ठीक है? फिर कोई क्लरिकल वर्क हो गया, इनकी ड्यूटी क्या है, परफॉर्मिंग है, डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस है। अगर हम इसमें कोई ब्रीच करते हैं, तो ब्रीच करने पे क्या होगा, हमें गलत बोला जाएगा कि हमने गलती की। कैसे गलती की? क्योंकि गार्ड की तो कंटिन्यूअस सर्विस है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? तो इस ये जो Yes, yes, ये Yes, sir. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रन्स इनटू मिनट्स और न्यूमरस डिटेल। कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपको एक, जैसे मेरे और दूसरे पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जैसे हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, मैं उसको पूरा का पूरा 20 लाख अमाउंट दे दूंगा, 40 लाख रुपए अमाउंट दे दूंगा। तो बेसिकली अगर मान लो कंप्लीट एक न्यूमरस डिटेल मिनट्स में काम चल रहा है, तब तो हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। जब वो पूरा हो जाएगा तो मुझे पैसे देने ही देने हैं उसको, ठीक है ना? ये नहीं कि मैं बीच में तोड़ के और कोर्ट के पास जाऊं, फिर कोर्ट के पास जाके मेरा कैंसिल हो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बताओ बेटा, yes, sir. मीना, आशीष, नेहा, Yes, sir. Clear है. Yes, sir. हाँ Yes. जी, हाँ जी, ये ठीक क्लियर है? ठीक है ना बेटा? अब देखो, आप आगे चलते हैं हम। इसके अलावा देखो, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 4 तरह की होती थी, सेक्शन 9 से 25 में आता है। सबसे पहले वह कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स करे जा सकते हैं, दूसरे जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तीसरे जो पर्सन के लिए एनफोर्स किए जाएंगे। हाँ, अब ये पढ़ेंगे। और क्या पावर है डिस्क्रिशन कोर्ट की? तो देखो, सबसे पहले जब एनफोर्स नहीं हो सकते, तो वही आपका जब कोई आर्बिट्रेशन का केस आ गया। अब ये आर्बिट्रेशन और कांसिलेशन क्या होता है, ये हम बुक 2 में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी को असाइन करना, ठीक है? और कंसिलेशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशन में हमको एक फीस अमाउंट पे करना होता है, जो थर्ड पार्टी अपॉइंट किया गया है, वो फिर चाहे आर्बिट्रेटर हो सकता है, उसका उसका जो फाइनल डिसीजन होता था, उसको हम अवार्ड कहते थे, ठीक है ना? बट इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें, आर्बिट्रेशन के केसेस को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है? जहां कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, नॉर्मल केसेस आ सकते हैं इसमें बेटा। वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस ज्यादा आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ में। इसके बाद देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, पर्सन कौन और किसके खिलाफ एनफोर्स करा जा सकता है। तो हु कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? क्लियर है बेटा ये चीज? Yes. अब जैसे देखो, हु कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है, वो कर सकता है। पार्टी के बाद कौन कर सकता है? कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकता है। कैसे?
जैसे अगर ट्रांसफर बेटा देखो, डेथ की बात करें तो एग्जीक्यूटर कर सकता है उसका, ठीक है। और एजेंट की बात करें तो उसका असाइनी कर सकता है। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर ही कर सकता है। इसके अलावा बेटा कोई अगर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा देखो, आप कोई भी सेटलमेंट का, मैरिज की सेटलमेंट हो रही है तो कोई भी बेनिफिशियरी कर सकता है। कैसे? उसका मम्मी, उसके पापा, दादा दादी, कोई भी भाई बहन, कोई भी कर सकता है। अब इसके बाद देखो, एक तीन चीजें आपको ज्यादा परेशान करेगी। इन तीन चीजों से पहले मैं न्यू अमेलगमेटेड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर करा देता हूँ। प्रमोटर बेटा किसी को पता है जब कंपनी बनती है तो प्रमोटर कौन होता है? कोई बताएगा मुझे? नेहा, कुछ आइडिया आपको प्रमोटर के बारे में? सर लाइक ब्रांड एम्बेसडर। नहीं नहीं, गलत है बेटा, सॉरी, रॉन्ग, सर फाइनेंसर्स। गलत। आशीष, आपको कुछ आइडिया? नो आइडिया सर। Promoter are the person who are liable for the incorporation of the company. Promoter can be the director, shareholder. क्लियर? तो यस प्रमोटर सर। बेसिकली होते कौन है? बेसिकली जो बेटा आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए लाइबल रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर कौन हो गया? प्रमोटर हो गया। या फिर बेटा आपका कंपनी का शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भी तो डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप, एक मिनट, मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप सबको? यस सर, आई कैन हियर यू। आ रही है ना? एक, यस सर, आ रही है आवाज। अब आ रही है ना बेटा आपको? यस सर, क्लियर सर। तो देखो, इसके बाद अगर हम समझे बेटा, अब आता है न्यू अमेलगमेटेड कंपनी। न्यू अमेलगमेटेड, अमेलगमेटेड का किसी को इंफॉर्मेशन है बेटा? व्हाट इज अमेलगमेशन? Amalgamation means mixing of two or more हाँ हाँ, वेरी companies. गुड। जैसे जॉइंट वेंचर होता है, इसमें अमलगमेशन में एक जो कंपनी जिसका 50% से ज्यादा स्टेक है वो होल्डिंग कंपनी होता है। जिस कंपनी का 50% से कम स्टेक है वो सब्सिडरी कंपनी होता है। क्लियर है ना बेटा ये चीज? ठीक है। ठीक है। तो देखो आप, इसके बाद देखो तीन पॉइंट आते हैं, जैसे रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट। तो टेनेंट है क्या? टेनेंट, रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट। तो जो टेनेंट है, जैसे मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या दे रखा है, किराए पे दे रखा है, ठीक। तो किराए पे देने पे जो मेरे घर पे टेनेंट रह रहा है, अब टेनेंट के बाद जो पर्सन आता है, यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना, वो कौन है? रिमाइंडर मैन है, जिसके पास सारी की सारी पोजीशन जा रही। तो वो पर्सन क्या कर सकता है बेटा? अप्लाई कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर है ये चीज? यस बताओ बेटा, मीना, आशीष, क्लियर है रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट? यस सर। रिमाइंडर मैन मतलब उसका कोई लीगल ईयर हो सकता है? हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद देखो, रिवाइजनर क्या होता है? रिवाइजनर का मतलब अगर मैं समझूं, अभी हमने सेकेंड ईयर में जब प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा, भी तो अभी एक घंटे पहले ही मैंने प्रॉपर्टी लॉ में पिछली क्लास में कराया था। क्या रिवाइजनर और एक आपका आता है ये रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर जैसे मैं रिवाइजनर की बात करूं तो रिवाइजनर क्या कौन होते हैं? जो पर्सन जिनके पास दोबारा से उनकी प्रॉपर्टी वापस आती है। जैसे एक पर्सन ने दूसरे को यूज के लिए प्रॉपर्टी दी, ठीक है ना। जैसे रिवाइजनर, अगर मैं बात करूं टेनेंट की बात में, तो लैंडलॉर्ड। अब जैसे कि तीन हमने क्या दिया है, किराए पे घर दिया बेटा, ठीक है ना। अब जो किराए पे घर दिया है, जो किराए पे घर पे जो रह रहा है पर्सन, वो तो एक तरह से रिमाइंडर मैन है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब रिमाइंडर मैन ने क्या करा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके पास पावर है। तो क्या जो लैंडलॉर्ड है उसके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की पावर नहीं? हाँ जी है।
तो जो लैंडलॉर्ड है वो क्या है, रिवाइजनर है। रिवाइजनर यानी कि क्या है आपका ओनरशिप, वो दोबारा से वापस किसके पास आ जाती है, रियल ओनर के पास आ जाती है। तो ये आपका क्या है, रिवाइजनर इन पोजीशन। क्लियर है बेटा, बताओ मीना। Okay, sir. यस सर। जी सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो रिविजनर की बात करें, रिविजनर इन पोजीशन जैसे कि लैंडलॉर्ड, मैंने किराए पे घर चढ़ाया है, किराए पे घर जैसे टाइम पीरियड रेंट एग्रीमेंट मेरा फिनिश होता है, उसके बाद जो टेनेंट है उसको छोड़ के जा रहा है, जब जो उसके छोड़ने के बाद जो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस से आ गई, तो मैं कौन हूँ, रिवाइजनर इन पोजीशन हूँ। इसके बाद देखो रिवाइजनर इन रिमाइंडर की मैं बात करूं तो मेरा ही कोई वारिस, वो रिवाइजनर इन रिमाइंडर हो गया। क्लियर है ना, यानी कि मेरा बेटा, मैं फादर हूँ, फादर ने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया, अब वो प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से 1 साल में फिनिश हो गया, तो जो टेनेंट है छोड़ के क्या, जो प्रॉपर्टी वापस से ओनरशिप किसके पास आ गई, फादर के पास, फादर एज अ लैंडलॉर्ड। अब फादर का जो सन है वो सन क्या है, रिवाइजनर इन रिमाइंडर। क्लियर है बेटा। Okay, sir. Okay. यस सर। एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने हम्म। कि आपको डिफिकल्टी ना हो। बोलो बेटा, सही है, क्लियर है। Clear, sir. यस सर। सर जी क्लियर है ये। क्लियर है। देखो इसके बाद अगर हम बात करें कौन स्यू नहीं कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कौन स्यू नहीं कर सकता है, देखो आप, जो आपका सबसे पहले एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन के लिए फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकैपेबल है। जैसे मैं अगर पूछूं इनकैपेबल कौन होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बताएंगे आप, मीना, आशीष, नेहा, कौन होते हैं एक बार बताओ। Below 18. कौन बेटा, आशीष। सर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पूछ रहे हैं आप दो पार्टीज होती हैं परफॉर्म, सर। नहीं, परफॉर्म कौन नहीं कर सकता है बेटा। सर जो 18 से नीचे है, जिसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, मतलब कोर्ट के द्वारा वो गिल्ट है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। वेरी वेरी गुड बेटा, ठीक है, अच्छा बताया आपने। और आशीष, आप कुछ आइडिया देना चाहें। Yes, sir. Below 18. बिलो 18, वेरी गुड। और एक दो और बताने चाहेंगे आशीष आप। No, sir. बोलो बोलो। देखो बिलो 18 ईयर्स, इंसॉल्वेंट, ठीक है, डिसक्वालिफाइड बाय द कोर्ट। तो देखो इसके बाद कौन आता है, जो टर्म्स के एसेंशियल टर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखो जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर कोई वेरिएंस को क्रिएट कर रहे हैं, एक्ट एज वेरिएंस। क्लियर है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो रेडीनेस और विलिंगनेस को फेल कर रहे हैं शो करने के लिए टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा, बताओ। यस सर। Yes, sir. मीना, आपको क्लियर है ये चीज। जी जी क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, जो एनफोर्स कर सकते हैं, जो पर्सन हु कैन एनफोर्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके बाद क्या आता है, वो आपका जो स्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो डिस्क्रिशन आता है, पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है डिस्क्रिशन फॉर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इन नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कर सकता है, जब देख सकता है प्लांटिव को कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है,
ठीक है नहीं, एंड फॉर हार्डनशिप ऑन द डिपेंडेंट, यानी कि जो डिपेंडेंट है वो कोई एक रिप्लाई शीट नहीं दे सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. इसके बाद देखो, जो डिफेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है जिस जो अमाउंट इनइक्विटेबल है टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो बेटा एक बार मुझे आप बताना चाहोगे कौन कौन से पर्सन है जो एनफोर्स कर सकते हैं? बोलो बेटा, आशीष, नेहा, कौन कौन से पर्सन स्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के? सर किसी भी पार्टी कोई किसी भी दो पार्टी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मतलब उनमें से कोई भी एक पार्टी कर सकती है, और अ, जैसे जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो कर सकते हैं, और जहाँ पे एक या एक से अधिक कंपनी मर्ज होके काम करती है उनमें अगर किसी को इस चीज के अगेंस्ट अगर केस करना है तो वो भी कर सकते हैं, और रिमाइंडर लाइक लैंडलॉर्ड वो भी कर सकते हैं। So that's it. कोई ट्रांसफरी है तो वो भी कर सकता है। सही है बेटा, अच्छा बताया आपने। और आशीष, कुछ आइडिया आपको? अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन कौन इन्फोर्स नहीं कर सकता है स्पेसिफिक के लिए? बोलो बेटा, आशीष, नेहा, मीना, कौन एनफोर्स नहीं कर सकता है बताओ? सर जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर रहे हो, हाँ, वेरी गुड। और अ, बोलो बेटा, आशीष, आशीष, मीना, कुछ आइडिया? सेम सर, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड या चेंज करना चाह रहे हो? हाँ हाँ, और जो इनकेपेबल हो करने की। क्लियर है बेटा, सही बताया आपने। अब देखो, इसके बाद आता है डिस्क्रिशन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स। हमने इसमें पढ़ लिया पावर का डिस्क्रिशन नेगेटिव सेंस में कर सकता है जब कोई प्लांटिफ क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अनफोर्सीन हार्डशिप हो रही किसके, डिफेंडेंट के हैंड पे। अब बेटा रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा है कम करना, उसको रेक्टिफाई यानी कि ठीक करना। तो रेक्टिफिकेशन से हम क्या समझेंगे बेटा? जब कोई फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है पार्टीज की, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? अपने रियल इंटेंशन को नहीं दिखा सकता। अगर दिखाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हर पार्टी में से एक रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट को चूज करना पड़ेगा। अब ये रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कैसे निकलता है बेटा? जो रियल पार्टी है उन सबका एक जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिजीज में, डेथ में, तो उसी का सेम बेटा रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होगा। इसके बाद देखो, इन एनी सूट प्रे फॉर रेक्टिफिकेशन, कोई भी एक सूट क्या कर सकता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें बेटा जो डिफेंडेंट है वो आस्क करेगा किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए। कोर्ट क्या कर सकता है? डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए वो कर देगा, डिस्क्रीट कर देगा। ठीक है, सर इसमें इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट कर दो, एक मिनट बेटा। दिखा देता हूँ आपको।
एक मिनट को बेटा दिखा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स बेटा वही जिस मोड से, जैसे जो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ना बेटा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई डीड को बनाया होगा स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से, तो उस डीड को रेक्टिफाइड करना। ओके। ये सेम सेम वही है बेटा, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आशीष, नेहा, यस सर। काफी इजी टॉपिक है बेटा, कठिन नहीं है। तो देखो Yes, जो sir. रेक्टिफिकेशन है, जब कोई फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है, तो इसमें पार्टीज क्या करेगी, अपने रियल इंटेंशन को नहीं दिखा सकती है। इसमें बेसिकली जो पार्टी है उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई करने के लिए अपील डालेगा। जो अपील होगी इसमें जो डिफेंडेंट है उसको आस्क करा जाएगा कि तुम्हें रेक्टिफाई करना है कि नहीं करना है, तो कोर्ट अपने हिसाब से डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का डिसीजन देगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले उसे रेक्टिफाइड किया जाएगा, फिर उसे एनफोर्स किया जाएगा। नो रिलीफ अनलेस स्पेसिफिकली क्लेम, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा जब तक स्पेसिफिकली रिलीफ क्लेम अप्रूव नहीं होता है। बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस बताओ Okay, sir. बेटा Yes, sir. आशीष, नेहा। Okay, sir. इसके बाद देखो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन हमने बेटा पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। कोई बताना चाहेगा रीसाइन का मतलब क्या होता है? Resign. क्या होता है बताओ बेटा। किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। हाँ वेरी गुड, Right, sir. ठीक है। मतलब रीसाइन का मतलब वैसे कैंसिल होता है, नया तो अलग वर्ड हो गया, ठीक है नेहा। यस सर, रीसाइन को कैंसिल। यस सर, कैंसिल ही कैंसिल कहेगा। कैंसिल कैंसिल। ओके। तो देखो, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे sue टू रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, रिसेशन के लिए ग्रांट कर सकता है। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल होगा, टर्मिनेबल बाय द प्लांटिफ, यानी प्लांटिफ क्या कर सकता है, इसको कैंसिल करवा सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अनलॉफुल होगा किसके लिए, फॉर द कॉजेस, और इसमें जो डिफेंडेंट है वो ब्लेम कर सकता है ज्यादा किसको, प्लेंटिफ को, ठीक। अब इसमें देखो कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है कब, जब प्लेंटिफ अपना रेटिफाइड दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी ने एक्वायर कर रखा है राइट्स किसी गुड फेथ में, या फिर जब पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता पूरे कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है बेटा, बताओ नेहा, आशीष, मीना, Okay, या यस तो सर। मैं और अच्छे Yes, से sir. बताऊं बेटा? जी सर। इसके बाद देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वो एनफोर्स, कौन कौन एनफोर्स कर सकता है नहीं कर सकता है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। अब रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और आगे लिया जा रहा है जब आपकी डिग्री पास कर दी जाती है। आफ्टर डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कोर्ट जजमेंट, ठीक है। सो जब देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जज किया जाता है, जो परचेजर है वो पे करता है परचेज मनी, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने ऑर्डर किया है पे करने के लिए। इसमें वेंडर अप्लाई कर सकता है बेटा किसके लिए, सेम सूट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो रिसाइंड हो रहा है। इसमें जो कोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है किसके लिए, पोजीशन को रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है, पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। इसके बाद देखो मनी को अर्न करने के लिए, अदर प्रॉफिट्स के लिए, या फिर कोई बेनिफिट रिसीव को रिस्टोर करने के लिए और कंपनसेशन देने के लिए। क्लियर है बेटा ये चीज? Okay. हाँ जी सर। बताओ बेटा नेहा। यस सर। अब देखो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सारे सेक्शन मेंशन किए गए हैं बेटा।
कोई भी पर्सन अगर जिसका रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, इसने रीजनेबल ऑपरेशन दे रखा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपका आउटस्टैंडिंग में रहेगा जो एक सीरियस इंजरी दे रहा है। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, अपनी डिस्क्रिशन से क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर है, इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, कॉपी सेंड अ कॉपी ऑफ डिग्री टू रजिस्टर्ड ऑफिस दे सकता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट उसे पार्शली कैंसिल कर सकते हैं, और जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को बेनिफिट रिस्टोर करने के लिए प्रोवाइड करेगा, कंपनसेशन ग्रांट करेगा, किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए। क्लियर ये चीज? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। इसमें देखो ध्यान से समझेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हमने रजिस्टर किया है, तो जो कोर्ट है वो कॉपी दे सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस को, ठीक है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो आधा कैंसिल किया जाएगा। इसमें जो कोर्ट है, एक प्लांटिफ को एक ऑर्डर देगा, या तो तुम अपने बेनिफिट को रजिस्टर करो या फिर तुम कंपनसेशन ले सकते हो, किससे, डिफेंडेंट से। क्लियर है ना ओके सर, बेटा ये चीज? ओके सर। यस सर, यस सर। इसके बाद देखो, हमने रेक्टिफिकेशन, रिसेशन अभी तक पढ़ा, फिर कैंसिलेशन पढ़ लिया, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है डिक्लेरेटरी डिग्रीज। अभी डिक्लेरेटरी डिग्रीज होता क्या है? ये डिक्लेरेटरी डिग्रीज बेटा ये बेसिकली एक ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ होते हैं जो आपके प्लेंटिफ के होते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसमें प्लेंटिफ के पास एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा राइट हो सकता है। मान लीजिए अगर डिफेंडेंट डिनाई कर देता है, किसी काम को करने से मना कर देता है, तो प्लेंटिफ के पास क्या है, एक डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोर्ट क्या करेगा बेटा, उस ऑर्डर को करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन है, वन टाइटल है किसी लीगल करेक्टर, लीगल एनी राइट क्लेम प्रॉपर्टी के, तो इसे एक कोर्ट केस कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन डिनाइंग हिज टाइटल और राइट। तो कोर्ट इसमें सच डिक्लेरेशन दे सकता है, यानी कि उसको पॉजिटिव भी करवा सकता है या फिर नेगेटिव भी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डिक्लेरेटरी डिग्री का। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को क्या करा, लैंड को सेल किया। अब सेल करने में देखो बेटा, सेल करने में लैंड को मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल करने में जो फर्स्ट पार्टी है, सेल कर रहा है, फर्स्ट पार्टी ने सेल करने से डिनाई कर दिया, तो सेकंड पार्टी क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है, किसके अगेंस्ट, फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट। बताओ बेटा ये चीज क्लियर है? ओके, यस सर, यस सर। यस सर। ये आपका क्या होता है, एक फर्स्ट पार्टी, जो सेकंड पार्टी है उसके लिए एक डिक्लेरेटरी डिग्री कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल से एक समझे, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके बाद देखो प्रिवेंटिव रिलीफ, ये भी डिक्लेरेटरी डिग्री का पार्ट ही है बेटा। ये आपका सेक्शन 36 से 44 में आता है। अभी प्रिवेंटिव रिलीफ कहता है क्या, ग्रांटेड किया जाता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजेक्शन। अभी एक मिनट पहले मैं इंजेक्शंस कराना चाहूंगा बेटा, इंजेक्शन ज्यादा जरूरी है। एक मिनट, इंजेक्शंस चलो वैसे बता देता हूँ आपको। इंजेक्शंस होते क्या है बेटा, इंजेक्शंस क्या होती हैं, टेम्पररी जजमेंट्स होती हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने वाला है, ब्रीच नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इंजेक्शंस को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अगर इंजेक्शंस की बात करें, कि कोर्ट का एक ऑर्डर है किसको, कंपनी को, कि अपना जो वेस्टेज है वो रिवर में ना फैलाए, तो ये क्या है, कोर्ट का एक इंजेक्शंस हो गया, एक ऑर्डर हो गया। तो प्रिवेंटिव रिलीफ एक इंजेक्शंस का पार्ट ही है, बट प्रिवेंटिव रिलीफ इज अ ग्रांटेड अदर। प्रिवेंटिव रिलीफ यानी जो इंजेक्शन से, कि इंजेक्शन का एक प्रोसेस है, अब उसका जो आउटकम है वो क्या है, प्रिवेंटिव रिलीफ है, ठीक है। तो प्रिवेंट इंजेक्शन आया बेटा आपको समझ में, आशीष, मीना, नेहा, यस इंजेक्शन सर, क्लियर थोड़ा। है? यस सर। थोड़ा कि पूरा क्लियर है बेटा, अभी बताओ। सर थोड़ा क्लियर है। तो देखो प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, ग्रांटेड किया जाता है एट द चॉइस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय द इंजेक्शन। अब ये जो इंजेक्शन है बेटा, दो तरीके की होती है, या तो टेम्पररी होती है या फिर आपका परपेचुअल होती है।
टेम्परली कुछ समय के लिए होती है कि कुछ समय को कोर्ट ने ऑर्डर किया इंडस्ट्रीज को अपना वेस्ट डिस्पोजेबल ना फेंके, या फिर परमानेंट बंद कर दे कि नहीं तुम्हें बंद करना है, अब नहीं होगा कुछ ऐसा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है इंजेक्शन की, सबसे पहले जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशरी में करा जाता है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल प्रोसेस का, वो या तो रोक लगाएगा या फिर कम करेगा, ठीक है, बंद करवाएगा, रिस्ट्रेन बंद करवाना, और प्रिवेंट यानी प्रिवेंट करना, उससे बचना। अब ये जो एक्ट है रिस्ट्रेंट और प्रिवेंटेड इज अ रॉन्गफुल एक्ट, ये किसके लिए होगा, एक रॉन्गफुल एक्ट के लिए होगा। और ये क्या होगा, इंजेक्शन ऑपरेट्स ऑलवेज इन पर्सनेमम। ये जो बेटा पर्सनेम है, इसका कोई बताएगा मतलब क्या होता है, बताओ बेटा। नो आइडिया सर। इंडिविजुअल के लिए होगा बेटा, ठीक है ना। पर्सनेम का अगर हम मतलब समझे तो इट इज मेड एप्लीकेबल और बाउंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, और सच पार्टीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल्स। ये जो पार्टीज होती हैं बेटा आपकी क्या होती है, इंडिविजुअल्स होती हैं। एक बार माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का ओपन है। अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं प्रिवेंटिव रिलीफ की, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ। अब ये कौन सी होती है, एक तो परमानेंट इंजेक्शंस होते हैं और टेम्पररी इंजेक्शंस होती है। अब ये जो परमानेंट इंजेक्शंस होती है ग्रांटेड एट द एंड ऑफ सूट, ये क्या होती है बेटा, परपेचुअल या फिर परमानेंट कह लो, बात एक ही है। ये जब आपका जो सूट है बंद होने वाला होता है, तब आपको परमानेंट इंजेक्शन दिया जाता है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। और टेम्पररी इंजेक्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, जब तक फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यों, जब तक स्टेटस को मेंटेन नहीं किया जाता तब तक दिया जाता है। तो एक बार आपको आया बेटा नेहा आशीष समझ में। यस सर। मीना आपको क्लियर है हाँ टेम्पररी जी या आ गया, परपेचुअल हाँ जी इंजेक्शन। क्लियर सर। हाँ जी। तो एक बार बताना चाहेंगे बेटा मेरे को, आप क्या होता है परमानेंट इंजेक्शंस, परपेचुअल इंजेक्शंस आपके। सर ये अब हम्म। किसी भी सूट में परमानेंट ब्रीच को खत्म करने के लिए दिया जाता है, और ये परमानेंट होता है, और मोस्टली ये एंड ऑफ द सूट पे दिया जाता है। और परमानेंट इंजेक्शन का अदर नेम क्या है, परपेचुअल। परपेचुअल इंजेक्शन। अच्छा बताया बेटा। और टेम्पररी इंजेक्शंस क्या होते हैं, बताएंगे एक बार आप। ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिए जाते हैं, और जब तक कि कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स ना हो जाए। और ये प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो कोर्ट जब इंजेक्शन के द्वारा उसको ग्रांट करता है, डिस्क्रिशन को अपने मतलब क्या अपना जो पर फैसला सपोज देता कि है। कोई भी नुकसान होने से पहले जब कोर्ट किसी चीज को रोक देती है, जब अपने डिसीजन देती है, उससे उसे प्रिवेंटिव रिलीफ कह सकते हैं। करेक्ट है बेटा, सही बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, मैं आगे चलूंगा, अब इंजेक्शन स्टार्ट करें हम। यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा यहाँ तक। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। सर डाउट नहीं है, लेकिन सेल्फ रिवीजन तो करना पड़ेगा एक बार से। हाँ ये बात तो है। देखो आशीष, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यस सर। क्योंकि देखो जो सेकंड थर्ड ईयर है ना, उसमें कोर्स काफी लेंदी हो जाता है। यस सर। आप में फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा कम है, फिर भी
हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? Yes, sir. जी सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो हम फिर भी कर सकते हैं, बट जो सेकंड ईयर है ना उसमें काफी ज्यादा हो जाता है ये। ठीक है। Yes, sir. तो देखो आप, हमने इंजेक्शंस के बारे में पढ़ना है बेटा। इंजेक्शंस अगर हम बात करें तो जो परपेचुअल इंजेक्शन है आपके परमानेंट इंजेक्शन है जो सेक्शन 38 में आता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें परपेचुअल इंजेक्शन कब ग्रांट किया जाता है, जब कोई ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एक एग्जिस्टिंग फेवर में हो रही है, या फिर कोई डिफेंडेंट क्या कर रहा है, राइट ऑफ प्लेंटिव को रोक रहा है, इन्वाइट थ्रेटन कर रहा है, इनकी एक तरह से धमकी दे रहा है, या फिर कोई नो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज है, या फिर कोई कंपनसेशन अफोर्ड नहीं कर रहा एडवोकेट रिलीफ के लिए। ठीक है। या फिर कोई इंजेक्शन नेसेसरी बार बार हो रहा है, इंजेक्शन दोबारा दोबारा हो रहा है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। ठीक है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बताओ। Okay, sir. तो पॉइंट आपने बताया है ना, where कौन सा पॉइंट injunction बेटा? is necessary to prevent multiplicity of judicial proceedings. इसको एक्सप्लेन कीजिए सर दोबारा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। देखो, जो परपेचुअल इंजेक्शन है वो कब ग्रांट किया जाता है, जब आपका इंजेक्शन बार बार मल्टीस्प्लिटी जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए प्रिवेंट किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं जुडिशियल प्रोसीडिंग में बार बार एक तरह से एक रोग टेम्परली से परेशान हो गए, टेम्परली 2 टाइम्स दे दिया, तो कोर्ट क्या डिसाइड करती है, टेम्परली इंजेक्शन को हटा के हम क्या देंगे, परपेचुअल इंजेक्शन देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है मीना, कोई डाउट है? हाँ, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि जो इसमें ये मल्टीप्लिसिटी वर्ड है ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मल्टीप्लिसिटी कैसे होती है। मतलब मैं एक एग्जांपल चाहती थी कि किस तरह से मतलब ये होता है। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया वेस्ट डिस्पोजेबल ना फेंकने का, बट उन्होंने अगर कोई और सरकम्स ले लिया, यानी कि अगर कोई और से सी को चूज कर लिया, या फिर लेक को चूज कर लिया, या फिर वो क्या कर रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से जो डस्ट है उसको फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीस्प्लिटिव जुडिशियल प्रोसीडिंग को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है आपका, हम परपेचुअल इंजेक्शंस को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। हम्म। क्लियर है ना बेटा ये ठीक चीज? है सर, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखो फिर बेटा आपका आता है मैंडेटरी इंजेक्शन। सभी मैंडेटरी यानी कि होना ही होना है। जब कोर्ट went to prevent the breach of obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts. अब इसमें कोर्ट क्या है, कैपेबल एनफोर्सिंग के लिए इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, मैंडेटरी इंजेक्शंस को ग्रांट कर सकता है। किसके लिए? ब्रीच जो कंप्लेन है, ऑल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वेस्टिंग एक्ट्स के लिए। ठीक है बेटा? मैंडेटरी इंजेक्शंस यहाँ पे क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताना। देखो, जब आपका नेसेसरी है परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स को कंपेल करने का, जिसमें कोर्ट कैपेबल है इन्फोर्स के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इसमें मैंडेटरी इंजेक्शंस को अप्लाई कर देगा। मतलब कोर्ट की एक इच्छा है कोर्ट को अप्लाई करने की इंजेक्शंस, मैंडेटरी इंजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इंजेक्शंस। कोर्ट को ऐसा फिर डिसीजन हो रहा है कि हाँ अब अप्लाई करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी इंजेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते ठीक है। हैं। ओके सर। और रिक्वेस्टिंग फैक्ट्स के ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यस देयर इज अ नीड ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शंस। एक बार मैं नीचे इसके नीचे भी पीडीएफ है ना, उससे भी कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा जो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद देखो बेटा, आप इंजेक्शंस कब कब रिफ्यूज हो सकती हैं, सेक्शन 41 क्या कह रहा है, जब कोई प्रोसीड जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसमें रोक लगाई जा रही है, या फिर कोई बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के रोक लगा रहा है, प्रोसिक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग।
जुडिशियल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। तो समझ रहे हो ना बेटा, पेंडिंग केसेस में या फिर किसी प्रोसीडिंग में या फिर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में, एमपी, एमएलए, एमएलसी में, या फिर किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो रहा, तो उसमें इंजेक्शन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। कोई ग्राउंड ऑफ नॉइसेंस है, इट विल बी द नॉइसेंस, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉइसेंस, या फिर कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच में हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप, जब कोई इक्वली रिलीफ है तो बेटा क्या कर सकते हैं हम, कैन तब भी आपका इंजेक्शन रिफ्यूज होगा, या फिर कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ और एजेंट है has been entitled him to the assistance of the court, यानी कि उसको हटा दिया गया कोर्ट से, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ और उसके एजेंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो उसमें इंजेक्शन रिफ्यूज कर दी जाएगी। या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बताओ बेटा, क्लियर है इंजेक्शंस कब कब रिफ्यूज हो सकती हैं? Yes, sir. एक बार आशीष आप बताना चाहोगे, थोड़ा सा Yes, sir. डिफाइन करना चाहोगे बेटा, अगर सर इंजेक्शन जुडिशियल कब कब रिफ्यूज हो सकते? हाँ हाँ। प्रोसीडिंग पेंडिंग है, हम्म। और बोलो बेटा। ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस, हम्म। और बोलो बेटा। कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो प्लेंटिफ का, हम्म। और बेटा बताओ। बोलो बेटा आशीष। यस सर। हम्म। आप बताओ नेहा, आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? सर, जब कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में दी जा चुकी हो, या जब इंजेक्शन की वजह से यानी कोर्ट के किसी डिसीजन की वजह से कोई वैलिड काम यानी कोई कानूनी काम जो है वो रुक रहा हो। हम्म। और बेटा? अ, मीना, आप बताना चाहेंगे एक बार आप? सर मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाई। इंजेक्शंस कब कब आपके क्या कैंसिल हो सकते हैं बेटा? अच्छा, हम्म। तो इंजेक्शंस तब कैंसिल हो सकते हैं जब कोई जुडिशियल जो चीज है वो पेंडिंग हो, मतलब हम्म। उसका पूरा वो ना हुआ हो। और दूसरा जो है अ, अ,
सर जब प्लांटिव खुद भी गलत हो। हम्म। और उसमें अगर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी शामिल है वो ना हो। बिल्कुल बेटा। और ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो देखो जब रिव्यू स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा आपको, यस सर। एक बार मैं यस सर, फिर दिख से रहा है। डिस्कस करा देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग में है बेटा, जब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग आपका सिविल या क्रिमिनल का रोक लगा रहे हैं हम, या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने के लिए रोक लग रही है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ग्राउंड ऑफ नॉनसेंस है, इसके बाद कंटिन्यूइंग ब्रीच है, इसके बाद देखो प्लांटिव का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में, या फिर कंडक्ट ऑफ प्लांटिव और एजेंट है जो डिस्क्वालिफाइड किया गया है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। इसके बाद देखो इंजेक्शंस टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट्स। इसमें क्या होता है, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइजेस करता है अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू द सर्टेन एक्ट coupled with a negative agreement not to do certain acts, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ऐसे। तो सच सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या कर सकता है, कैन नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पॉजिटिव एग्रीमेंट। क्लियर है बेटा ये चीज? इट कैन ग्रांट इंजेक्शंस इन परफॉर्मिंग द नेगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा इसके नीचे जो पीडीएफ है, इसमें अगर हम बात करें जैसे जैसे इसमें समझा रखा है, अगर कोई डैमेज हो सकता है तो बेटा मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास जाऊंगा, उसमें जो मेरे प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। बट अगर हाँ मुझे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेनी है तो मैं किसके पास जा सकता हूँ, स्पेसिफिक रिलीफ स्पेशल इफेक्ट। एक्ट के पास। ठीक है, तो ये आपको ये नीचे नोट्स हैं, इसमें अगर आप उस सेक्शन को देखना चाहते हैं, जैसे आपका ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी किस में आता है तो आपके सेक्शन में मेंशन है। जैसे सेक्शन 2 है ऑब्लिगेशंस किसके लिए बेटा, जो ड्यूटीज इम्पोज हो रही किसी पर्सन, लॉ, फिर लीगल बॉडीज में। सेक्शन 2 क्लॉज बी सेटलमेंट है, किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ट्रस्ट किस पे हो रहा है बेटा, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पे। सेक्शन 2 क्लॉज जी किस पे हो रहा है, ट्रस्टी जिसमें पर्सन होल्डिंग कर रहा है ट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 4 6 बेटा वो डिस्पोज वाला। ठीक है, हमने जो पढ़ा था सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी का था, याद करो। सेक्शन 10 किसका था बेटा, आपका नॉन परफॉर्म वो कब एनफोर्स करा जा सकता है, कौन कौन एनफोर्स नहीं कर सकता है। सेक्शन 14 21 था बेटा आपका रेक्टिफिकेशन वाला, फिर आपका रिसेशन था, फिर आपका कैंसिलेशन था, फिर प्रिवेंटिव रिलीफ था, फिर आपके इंजेक्शंस के बारे में थे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस हमने डिस्कस किए थे। इसमें आपका एक परमानेंट इंजेक्शन था और एक टेम्पररी इंजेक्शन था। परमानेंट इंजेक्शंस को क्या कहते थे बेटा, हम परपेचुअल इंजेक्शंस। परपेचुअल। क्लियर है चीज? राइट सर। अब ये जो कुछ केस स्टडी है बेटा, इनको लैंडमार्क जजमेंट इनको थोड़ा सा रीड कर लेना। मैं आपको इसको होमवर्क के बेसिस पे ही दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो सेकंड बुक है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। आज की बेसिक क्लास है सेकंड बुक पे, क्योंकि फर्स्ट बुक इज कंप्लीटेड। तो बेटा आप बच्चे कर सकते हो ना खुद से लैंडमार्क जजमेंट, की करवाऊं मैं? सर ये तो रीड ही कर करने लेंगे हैं, सर। कर लेंगे ये हाँ तो। हाँ, रीड रीड ही करना है बेटा, चांसेस रीड कम ही करना। होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब मैं आपको एक ओपन कराना चाहता हूँ बेटा, एक मिनट वेट कर लो आप।
आप बच्चों ने यार पेपर देखा था बेटा उसका? यस सर। पूरा अच्छे से देख लिया? वो लिंक को ओपन करके देखा था आपने? जी सर। सर पेपर का भी पीडीएफ ही आया है ना? पेपर का पीडीएफ नहीं, मैंने लिंक बताया था ना आपको। सर लिंक तो मेरे मैंने पास नहीं आया। एक बार चेक करो, आया? मैंने भेजा बेटा, सबको भेजा है। लिंक ग्रुप में आया हुआ है, एलएलबी का जो ग्रुप बना लिंक है। आया हुआ है। मेरा वो ग्रुप खुल ही नहीं रहा सर। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो गया ग्रुप पे? पता नहीं, वो उसके बारे में मैंने नीतू मैम को भी मैसेज किया है कि वो मेरे फोन में खुल ही नहीं रहा वो ग्रुप। ठीक है, मैं एक बार मैम को बोलता हूँ कि वो आपको लिंक भेज देंगी, ठीक है? नहीं तो हाँ आपको जी, ऐड कर देंगे ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसका प्रिंट लिया। वो पता नहीं, वो हमारे घर के प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसमें कोई पेज निकला, कोई पेज नहीं निकला, तो मैं पूरा नहीं देख पाई हूँ। किसका? वही क्वेश्चन पेपर का? हाँ जी। रुको बेटा एक मिनट। अब देखो, बस 5 मिनट आपको पेपर दिखा देता हूँ। जैसे जो पेपर का पैटर्न है इस बार भी बेटा आपका एमसीक्यू, जैसे ये जो लिंक है, ये लिंक को फिर से बता देता हूँ। जो लिंक है बेटा नीतू मैम का, मैंने भेजा हुआ मैम को। आपको इस लिंक पे नॉर्मली टैप करना है, क्लिक करना है। तो ये जो फर्स्ट है पार्ट 1, इस पे मैंने क्लिक किया, तो इसमें सारे BA-LLB जो है आपका जो कोर्स है, ये BR हाँ जी, अम्बेडकर से आप बच्चे कर रहे हो। इसमें जो हाँ जनरल जी। कॉन्टैक्ट 1 है, इस पे क्लिक किया मैंने। फिर बेटा आपके पास से कुछ ऐसे ओपन होगा, देखो ऐसे, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके अच्छा, पास से पेपर ओपन हो जाएगा पूरा। अभी पेपर को एक अच्छा, बार तो देख ये लेते हैं। पेपर लास्ट ईयर वाला ही ओपन होगा या दूसरा, या लास्ट ईयर उससे पहले के 2025। सालों के भी? हाँ, उससे भी पहले के हैं, 2024 के भी हैं, 25 के भी हैं। अगर आपको उससे ठीक है सर। पहले के भी लेने हैं तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सर ये पेपर को 2-3 सालों के मिल जाए ना, तो थोड़ा ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हम्म, किस चीज पे, मतलब किस आर्टिकल पे ज्यादा क्वेश्चन आते हाँ, हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, तो ये आपके हैं बेटा पेपर, जो इसी लिंक पे है ना, 2024 के भी हैं। आप नीचे नीचे जाओगे तो सारे मिलते जाएंगे आपको, ठीक है? 2021-20 सारे इस लिंक पे दे रखे हैं। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें बेटा, पैसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, और ये टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में आता है, एनफोर्सेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कब किया गया, प्रपोजल किस सेक्शन में है, प्रॉमिस किस सेक्शन में, वॉइड किस में है, वॉइड एग्रीमेंट किस में है, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहाँ आता है। इसके बाद एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट येट इट इज राइट, बी राइट था, प्री कंसेंट किस में है, ठीक है? तो बेटा पेपर को आपको सॉल्व करना है, कर लेंगे आप बच्चे सॉल्व? यस यस सर। सर। ठीक है, इसको मैंने दिखा दिया एक बार कि तो आपको एक कंफर्म आइडिया हो हो गया है जाए। कि इसी टाइप का पेपर आएगा? हम्म, अब तो कंफर्म हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसी टाइप का पेपर आएगा? हाँ, ऐसी OMR ही आएगा बेटा, डोंट वरी। अब OMR अच्छी बात है बेटा बच्चों के लिए। अगर ऑफलाइन होता ना तो अब बच्चे फेल थे, मतलब तो वो टफ हो जाता है थोड़ा सा। फेल नहीं, मतलब हमें कुछ डिफिकल्ट हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि फेल थे, पर हाँ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं भी अगर पेपर देने जाता तो मेरे भी कम ही नंबर आते। ठीक है, राइट सर, ये तो होता है। क्योंकि थ्योरी में ज्यादा नंबर काटते हैं। तो OMR मेरे हिसाब से सबसे अधिकतर उत्तम डिसीजन लिया है। सर 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल? 100 क्वेश्चन में से आशीष आपको 80 क्वेश्चन करने पढ़ो ना बेटा इसका स्टार्टिंग। सर इसमें 1 मार्क का पर क्वेश्चन होता है, तो इसका मतलब 80 मार्क्स का होता है ये पेपर? अब देखो इसमें लिखा, पढ़ो ना बेटा, मीना इसको क्या कह रहा है।
फर्स्ट ये तो 80 मैंने अटेम्प्ट पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया। हम्म। अब ये मुझे बेटा पूछना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट ईयर में जो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की बेटा सुबह 10 से 12 थर्ड ईयर की होती है क्लास, फिर 10 से 12, 12 से 2 सेकंड ईयर, तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगा कि मैंने मार्कशीट नहीं देखी ना। वैसे मार्कशीट में तो 100 नंबर का ही होता है। वही मतलब मुझे कुछ डाउट लिमिटेड हो भी रहा होता था है क्या कि सर? 100 नंबर का है उसमें से 80 क्यों करने हैं। अगर 100 नंबर का है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होना चाहिए, या अगर 80 क्वेश्चन करने हैं तो फिर कुछ क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होंगे, ये हो ये सकता बेटा है। जैसे मैं ये है ना 80 नंबर का है, तो उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल के 20 नंबर होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल होगा क्या बेटा? सर? आप बता रहे प्रैक्टिकल होगा? हाँ प्रैक्टिकल होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। आपको एक दिन बुलाया जाएगा ना आशीष, आपका जो यूनिवर्सिटी का सेंटर पड़ेगा वो आगरा में पड़ेगा। तो जब आगरा, हाँ यस सर। आगरा में आपको पेपर देने जाना पड़ेगा बेटा। नहीं नहीं आगरा नहीं, तो मथुरा, सॉरी, हाँ एग्जाम मथुरा देने तो मथुरा। वहां नहीं जाना पड़ेगा, मथुरा या मेरठ कुछ हाँ बताया था मैम ने। हाँ 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 मथुरा मथुरा, में था सॉरी सर, मेरे AM माँ। कॉलेज। हाँ हाँ मथुरा मथुरा, सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे हाँ, ध्यान एग्जाम नहीं। देने तो मथुरा जाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज मथुरा का अलॉट हुआ है हम लोगों को। हाँ हाँ मथुरा मथुरा जाना पड़ेगा, तो मथुरा ज्यादा हाँ दूर जी। का डिस्टेंस है नहीं। 2-3 घंटे का गाड़ी से भी जाओगे आराम से पहुंच जाओगे बेटा, ना ज्यादा सर मैं पहले डिस्टेंस भी का है। था। सर प्रैक्टिकल आपकी गाइड एग्जाम डेज में तो सर वहीं रहना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 8 दिन होंगे एग्जाम, हर दिन अलग अलग दिन एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। 5 दिन अलग अलग होंगे। 8 दिन बेटा, 8 दिन, 8 दिन। अच्छा, 8 पेपर होंगे टोटल। हाँ फर्स्ट, अभी देखो बेटा आप काफी अच्छे खुद मतलब नसीब वाले हो, क्योंकि जो वीडियो मैम ने भेजी उस वीडियो को अच्छे से सुनना। उस वीडियो में ये कहा गया है, मैं भाई बच्चे मुझे आज ही बता रहे, क्योंकि मैं तो बेटा टाइम मुझे इतना मिलता नहीं, और थोड़ा सा अपडेट मैं हुआ नहीं इस चीज से, तो बच्चों ने मुझे मार कर भेजा, तो मैंने सुना उस वीडियो को ध्यान से। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा ना, नेक्स्ट ईयर, आप में सेमेस्टर वाइज एप्लीकेबल नहीं। अब जो अगले साल बच्चे आएंगे ना उसमें सेमेस्टर वाइज पेपर हुआ करेंगे। जैसे आपको यस 3 साल है बताओ। ना, हर एक साल में एक पेपर है। हाँ हर एक साल में एक पेपर देना है। तब जो तो नेक्स्ट ईयर हमारा आएगा तो सर उसमें, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगा या आगे के सालों के नहीं लिए भी नहीं नहीं, आगे एप्लीकेबल रहेगा? आगे आगे के लिए भी, आगे के लिए भी, आगे के लिए भी हर साल में देना बेटा आपको। अच्छा, ठीक है। हाँ जो ये ठीक नेक्स्ट है। ईयर से होगा ना, हाँ सेमेस्टर वही में तो फिर मैं कह रहा साल हूँ। में 2 बार हो जाते हैं। हाँ, साल में 2 बार, तो बच्चों को थोड़ी सी हाँ, डिफिकल्टी होगी इसमें। डिफिकल्टी हो ज्यादा नहीं होगी जाती है। वैसे, 4 ही बुक हैं, 4 बुक तो 1-2 महीने में भी हो जाती है आराम से। ठीक है। तो बेटा ये हम्म। आपको समझ में आ गया पैटर्न। अब मैं एक बार हाँ जी, ये कोर्स पे आता हूँ। पैटर्न मुझे समझ में आ गया, बस वो मार्क्स के बारे में वो थोड़ा सा डाउट था। वो आपने बता दिया कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। मैं देखो श्योर नहीं कह सकता बेटा, वो मैम से पूछना पड़ेगा एक बार, नहीं तो आपको कोई बात किस नहीं, तरह वो से वो, मैम से मैं मैं उनको एक बार मैं भी मैसेज कर पूछ दूंगी। लूंगा, एक बार बच्चे हम्म। से बोल दूंगा, अगर कोई बच्चा मैम के हाँ थ्रू रिपोर्ट कार्ड साइन करवाता है हाँ रिजल्ट, तो उसमें चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ वैसे हाँ 100 का ही था, मुझे ध्यान है जहाँ तक। अब क्या दिखाना था आपको, हाँ हाँ एक है बेटा, वो दिखाना था ना सिलेबस, सिलेबस में हम्म। एक मिनट। कुत्ता कहाँ पे रो रहा है इतना? रुको एक मिनट। हाँ ये रहा देखो। अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है वो पूरा कंप्लीट कर दिया बेटा। कॉन्ट्रैक्ट 1 सेक्शन 75 स्पेसिफिक रिलीफ, इंजेक्शंस, रेक्टिफिकेशन, रिसेशन, कैंसिलेशन और डिक्लेरेटरी डिग्रीज को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका बेटा मैं आर्बिट्रेशन कांसिलेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसे ईडीआर मेथड कहते हैं। अब ईडीआर क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो मैं बेटा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस सीक्वेंस में आपका पेपर है ना, जरूरी नहीं उसी दिन वैसा पेपर होगा।
जैसे कि बुक 1 कॉन्ट्रैक्ट की है, बुक 2 अल्ट्रेशन या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के, तो जरूरी नहीं कि ऐसे एग्जाम होगा, ठीक है, अलग अलग भी हो अच्छा, सकता है। हाँ, ओके। लेकिन वो मतलब उसका फिर पहला, टॉपिक तो बताएंगे ना कि पहले दिन कौन सा है, दूसरे दिन कौन हाँ सा हाँ, है। सब 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 डेट शीट में सब लिखा होता है, डेट शीट हाँ में हाँ। सारी चीजें मेंशन होती है आपको। तो देखो, अगर मैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की बात करूँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो बेसिकली यूनिट 1 में है आपका, यूनिट 1 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक। फिर यूनिट 2 में आर्बिट्रल अवार्ड कितने तरह के होते हैं, फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड। इसके बाद क्यों ये क्या कहते हैं, यू कन्वेंशन के बारे में बताया गया है। कन्वेंशन अवार्ड्स हम दो पढ़ेंगे कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन। न्यूयॉर्क यूएसए के लिए था और जिनेवा यूरोप के लिए था। इसके बाद यूनिट 4 में बेटा कंसिलिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसिलिएशन होते क्या है। फिर लास्ट में आपका लोक अदालत पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा आर्बिट्रेशन, काफी सरल है, कठिन नहीं है आर्बिट्रेशन, ठीक। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आर्बिट्रेशन से। बेटे आप बच्चों के पास आया होगा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का 1996। सर ये अभी नहीं आया। आया होगा बेटा, मैम ने भेजा होगा। है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन नोट्स। आए, नहीं, ये नहीं आए। आशीष नहीं आया अभी, नेहा सर आपके मुझे पास। सर मुझे मुझे मेरे पास आया हुआ सर है, ग्रुप सर में है। ग्रुप में ही तो सर, अच्छा हाँ, ग्रुप में है। ग्रुप पे भेज दिया होगा ये मैम। कौन से एलएलबी वाले ग्रुप में आए हुए हैं? हाँ जी, एलएलबी वाले ग्रुप में। LLB का जो, हाँ हाँ, अब खुल गया मेरे इसमें, अब दिख रहा है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन नोट्स। तो देखो, जो आर्बिट्रेशन इसमें लिंक भी होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 की बात करें, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन क्या है पहले समझते हैं बेसिक। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। अब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब ये जो आर्बिट्रेटर जजमेंट देता है, डिग्री देता है, ये डिग्री क्या होती है, आपकी अवार्ड होती है, जो बाइंडिंग रहेगी ऑन ऑल द पार्टीज, जो बाइंड रहेगा किस पे, सारी पार्टीज पे। क्लियर है बेटा ये चीज। सर इनके मीनिंग तो क्लियर कर दीजिए पहले, आर्बिट्रेशन एंड हाँ, कंसिलिएशन की। मैं ऊपर से समझा रहा हूँ ना बेटा पहले से, हाँ थोड़ा जी। सा ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ ना कि आइडिया है क्या, आइडिया में पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आर्बिट्रेशन के अगर मैं बात बारे में समझूं, तो ये जो रेलेवेंट डेफिनेशन आपको समझा रखा है, इसमें सबसे पहले आर्बिट्रेशन समझेंगे। आर्बिट्रेशन क्या है, बेसिकली एक आर्बिट्रेशन इंस्ट्रूमेंट से एक आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, या तो एक सोल आर्बिट्रेटर होता है, फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या है, एक इंटरिम अवार्ड है। और इसके अलावा देखो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात करें, तो आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ये बेसिकली एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो डिस्प्यूट किससे अराइज किया जाता है, लीगल रिलेशनशिप से, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर ना हो, जो कंसीडर एज अ कमर्शियल अंडर लॉ इन फोर्स किया जाता है। क्लियर है बेटा ये चीज। यस। ठीक है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा बेटा, क्योंकि ये पीडीएफ है, अच्छी मैं मानता नहीं कि नहीं अच्छी है। ये मैंने जब क्लासेस स्टार्ट की थी एकेडमी में, आपके एक्सपर्ट के एकेडमी में, तो मैंने ऐसे बोर्ड में लिख के समझाया था उन्हें। तो देखो, एक मिनट बेटा, 2021 की है, एक मिनट।
तो आर्बिट्रेशन का थोड़ा सा ऊपर से मतलब समझ में आया बेटा? बताओ। Yes. मीना, आर्बिट्रेशन थोड़ा सा ऊपर आया, फिर मैं डिटेल में चलूं? सर मुझे ठीक से समझ में नहीं आया ये। अरे आर्बिट्रेशन बताओ एक बार, नेहा आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। सर जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट नहीं जाते हैं, बल्कि एक वी कैन से कि एक ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं, हाँ हाँ, वेरी जिसे गुड। जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं या आर्बिटल अवार्ड कहते हैं। आर्बिटल अवार्ड नहीं, आर्बिट्रेटर। एक थर्ड हाँ, पार्टी को Arbitrator. अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर, यस जाता है, यस जो यस, आर्बिट्रेटर जो मैटर को सॉल्व कराता है। सॉल्व करता है, यस क्लियर सर। है? क्लियर है मीना ये चीज आपको? दो पार्टीज जी के बीच में समझ अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का कंफ्लिक्ट है, हाँ, नॉर्मल मतलब इंडस्ट्री। इसमें किसी को एक मीडिएटर की तरह एक यूज किया जाता है। ठीक है, मीडिएटर की तरह यूज किया गया है। अब वो जो हम्म, मीडिएटर है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब वो जो डिसीजन सुनाता है उसे अवार्ड कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो बेटा देखो, वो जो अगर मैं डिसीजन समझू, सुनाता है उसको क्या कहते हैं? अवार्ड अवार्ड। अवार्ड, ओके। अगर मैं बात करूं बेटा कि मैटर क्या क्या कंसीडरेशन होती है आर्बिट्रेशन की, तो सबसे पहले जो डैमेजेस हो रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, मैरिज की क्वेश्चन, मैरिज की वैलिडिटी ठीक है कि नहीं है, तो वो आर्बिट्रेटर करेगा। कोई ऑफिस का कोर्ट केस चल रहा है, ऑफिस में मेरा स्यू है, यानी कि पेंडिंग अमाउंट है। ठीक, पेंडिंग अमाउंट हो गया, क्लाइंट से मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है दूसरे क्लाइंट से, तो मैं एक आर्बिट्रेटर से उसे सॉर्ट आउट करा सकता हूँ। या फिर मेरा टाइम बाद बाद क्लेम है, ठीक है, जो समय के साथ क्लेम बढ़ता जाना है, उसको मैं कैसे सॉल्व करा सकता हूँ? एक आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। बताओ बेटा। नो सर। आशीष, अब देखो, अगर मैं एक चीज इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बेसिक है। ठीक, अब मैं अगर आर्बिट्रेशन की बात करूं तो आर्बिट्रेशन है क्या? बेसिकली सेटलिंग डिस्प्यूट अमंग टू और मोर पर्सन बाय अपॉइंटिंग द थर्ड पर्सन कॉल आर्बिट्रेटर एंड हिज डिसीजन कॉल अवार्ड। क्लियर ये चीज? अब ये जो हम्म। कॉम्पोजिशन होता है आर्बिट्रेटर का, ये बेसिकली पर्सन अपॉइंट किया जाता है किसके लिए? डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, डिफरेंस को सेटल करने के लिए। ये इवन नंबर में नहीं हो सकता, यानी कि 2 4 6 में नंबर नहीं होता। अगर मैं बात करूं आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर, सोल यानी अकेला, तो आर्बिट्रेटर अगर इंडिविजुअल के केस में बात करें तो एक आर्बिट्रेटर हो सकता है। वही अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में कितने पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्बिट्रेटर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है? ओके। हम्म। Okay, sir. Okay. क्लियर? बेसिक जी बेसिक जी। इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में जाए बेटा, क्योंकि आपके लिए एकदम नई चीज है ना, ये आपको नहीं आएंगी समझ स्टार्टिंग Right, में। sir. एकदम एकदम स्टार्टिंग में हम चीज लॉ को पढ़ते हैं तो एकदम एग्जाम्पल से पढ़ना चाहिए। ठीक, अभी एक मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं एडीआर मेथड कराऊँ ना, तो एडीआर मेथड में बेसिकली क्या होता है? नेगोशिएशन होता है, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है और लिटिगेशन होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सिविल कोर्ट्स में फाइट नहीं किया जाता है, वो क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, और कंसिलिएशन। लिटिगेशन क्या होता है? जो कोर्ट के अंदर फाइट किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? जैसे कि मैं आपके बेटा एक बात समझाऊं, जैसे कि मेरा मैरिज में डाइवर्स का केस चल रहा है, तो जो लॉयर है, लॉयर ने मुझे बुलाया, लॉयर ने मेरे को और मेरी वाइफ को समझाया
तो he is doing the work of arbitrator. वो एक आर्बिट्रेटर का वर्क काम कर रहा है, तो क्या करेगा, मेरे दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो, अगर छोटा सा डिस्प्यूट है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसने हम दोनों के बीच में क्या करा, एक आर्बिट्रेटर का काम परफॉर्म किया। अब अगर मैं बात करूं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स में, तो बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं बेटा। आपका एक नेगोशिएशन होता है, एक मीडिएशन होता है, एक आर्बिट्रेशन होता है और एक आपका लिटिगेशन होता है। ठीक है, तो नेगोशिएशन में देखो, अगर हम बात करें तो नेगोशिएशन आपका एक वॉलंटरी होता है, मीडिएशन भी आपका एक यूजुअली वॉलंटरी होता है और आर्बिट्रेशन आपका एक फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड मेथड होता है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड होता है क्या, आर्बिट्रेशन, जो कोर्ट रूम में नहीं किया जाता, कोर्ट रूम के एक स्मॉल चेम्बर में कर सकते हैं। बट लिटिगेशन क्या होता है, जो आपका कोर्ट रूम में होता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है नेहा, आशीष, मीना इसमें? नहीं सर, No, sir, clear क्लियर है। है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं बेटा, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन पे बेस्ड होगी। अभी तक बेटा किसी को अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, पेपर से रिगार्डिंग, कोर्स से रिगार्डिंग, कैसे एग्जाम होंगे, कब से एग्जाम चालू हो जाएंगे, ये भी गुड क्वेश्चन है, पूछ सकते हो आप बच्चे। पूछो बेटा कब। यस सर, कब से स्टार्ट होंगे? देखो आशीष, अगर मैं बात करूं पिछले साल की बात करते हैं पहले। तो पिछले साल तो उन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया, अगस्त और सितंबर, और पिछले साल में उन्होंने जून में स्टार्ट कर दिया। तो कोई डेट फिक्स नहीं है बेटा। अब मान के चलो मई के आखिरी से लेके मतलब जून के महीने से स्टार्ट, फर्स्ट में कभी भी हो सकते हैं एग्जाम, जून में भी हो सकते हैं, जुलाई में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं। एक बार तो सितंबर को भी एग्जाम हो। ओके सर। ठीक है बेटा? पूछो और कोई डाउट। सर मैंने बुक्स भी देखी थी कल, तो उसमें एक बुक्स में ना, एक बुक में लेजिस्लेटिव वोकेबलरी है, कुछ प्रोवर्ब्स हैं, और क्या वो भी आएंगे इसमें एमसीक्यू में? वो बेटा उसमें आएंगे लीगल लैंग्वेज में। हाँ, लीगल लैंग्वेज वगैरह है, तो हाँ वो उसमें आ आएगा, सकती है इसमें ना? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा, लीगल लैंग्वेज में आएगा वो। हाँ, एक बुक में वो जो दिया हुआ है ना, तो वो लीगल लैंग्वेज भी करनी है ना हमें प्रिपेयर? हाँ वो तो करनी है बेटा, मैं आखिरी में सबसे लास्ट में लीगल लैंग्वेज करवाऊंगा। वो अच्छा, हार्डली एक मैंने क्लास में फिनिश हो जाती है लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज तो मैंने स्टार्ट कर दी है करनी वैसे। वो तो खुद ही से करना होता है बेटा, उसमें एक्टिव, पैसिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल स्पीच, हम्म। ये सारी वो चीजें होती हैं जो मतलब बच्चे खुद से थोड़ा, कर लेते हैं। हाँ। और पूछो बेटा, डाउट है आशीष, नेहा, आपको कोई? नहीं सर, अभी तो नहीं। तो बेटा आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट संडे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन करेंगे हम। ओके सर। ठीक है सर। जा सकते हो बेटा आप सब। ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू जा सर, गुड सकते हो इवनिंग। मीना।